गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि हम रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, फिर हमने मिरर के बारे में भी स्टडी किया। मिरर के बाद में हमने लेंस कंप्लीट कर लिया। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रिज्म। प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन हों या बड़े क्वेश्चंस हों, वो प्रिज्म से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? ए सिंपल प्रिज्म इज ए homogeneous transparent refractive medium bounded by at least two non-parallel plane surfaces inclined at some angle। हिंदी में किसी समांगी पारदर्शी अपवर्तक माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहा जाता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। मतलब कि इसको अपन 3D में समझे। देखिए किस तरह से एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम लेना है। होमोजीनियस का मतलब सब जगह एक जैसा, समांगी माध्यम जिसे बोला जा सकता है, समान मीडियम, इक्वल मीडियम माना जा सकता है। तो जैसे अपने एक ग्लास है, ग्लास के एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, आर पार देखा जा सके। तो ग्लास क्या पूरी तरह से एक ही तरह का मीडियम हो गया, तो वो होमोजीनियस मीडियम हो गया। और उस होमोजीनियस मीडियम के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। मीडियम कैसा हो गया? रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो गया, अपवर्तक माध्यम हो गया, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। और उसको बाउंड करना है, अपन को क्या करना है? बाउंड करना है, उसको घेरना है। ठीक है, और किससे घेरना है? एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस, मतलब दो समतल सतहों से घिरा हुआ होना चाहिए जो आपस में समांतर ना हो, जो आपस में पैरेलल ना हो। तो एक मतलब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया अंदर वाला, ग्लास का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, होमोजीनियस मीडियम है, समांगी माध्यम है। और इसको हमने घेर रखा है, बाउंडेड कर रखा है, किससे? दो समतल सतहों से, दो प्लेन सरफेसेस के थ्रू हमने इसको बाउंड कर रखा है, जो कि नॉन पैरेलल है, समांतर नहीं है। तो ये एक सरफेस हो गई, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो ये दोनों समतल सतहें किसी कोण पर झुकी हुई हैं। हमने क्या लिखा? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो ये किसी कोण पर झुकी हुई हैं, ठीक है, और नॉन पैरेलल सरफेसेस हैं। और इन सरफेसेस के थ्रू हमने क्या कर रखा है? एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम को बाउंड कर रखा है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को, आकृति को, अरेंजमेंट को, स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रिज्म कह सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो पारदर्शी माध्यम लेना है, ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना चाहिए, अपवर्तक माध्यम होना चाहिए, और वो दो नॉन पैरेलल सरफेसेस के थ्रू बाउंडेड होना चाहिए, जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, जो किसी कोण पर झुके हुए हों। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने डायग्राम में दिखा रखा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखा रखा है, इसका अलग डायग्राम यहाँ पे भी बना रखा है। देखिए इसमें अपन को ये दिख रहा है, इसको अगर हम 3D में देखें तो ये 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये एक सरफेस है, ये वाली सरफेस है, 1 2 3 और 4, ये एक सरफेस होगी 1 2 3 4, और एक ये वाली सरफेस होगी, ठीक है, ये वाली 1 2, ये 5 और 6। मतलब एक सरफेस इधर जा रही है और एक सरफेस इधर आ रही है। तो ये दोनों सरफेस इस मीडियम को घेर रखा है इन्होंने, इस ट्रांसपेरेंट, बीच में क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसको घेर रखा है। तो ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगी, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगी। इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए एक सरफेस आपको ये दिखाई पड़ रही है, ये वाली ABEF, ठीक है, यहाँ पे मैंने नामांकन किया हुआ है, नोमेनक्लेचर किया हुआ है। और एक ये वाली सरफेस दिखाई दे रही है आपको ACDE। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ABFE, ठीक है, ये वाली सरफेस हो गई, ACDE ये वाली सरफेस हो गई।
ये वाली और ये वाली दो सरफेस हैं, ये दोनों किसका काम कर रही हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या अपवर्तक पृष्ठ। मतलब कि जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको अपन थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसको हमने नॉन पैरेलल सरफेसेस के थ्रू बाउंड कर रखा है। तो एक सरफेस ये वाली हो गई, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस हो गई। ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाती हैं। इनसे लाइट एंटर करेगी, लाइट एंटर करने के बाद में मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर वापस मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ से भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। दोनों सरफेस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। एक बार लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, वापस डेंसर से रेयर में आएगी। इस वजह से दोनों सरफेस रिफ्रैक्शन का काम कर रही हैं। इन दोनों सरफेसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलेंगे। अब इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। द लाइन ज्वाइनिंग टू पैरेलल प्लेन सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। जो मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है एई क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज है। हिंदी में कहा गया अपवर्तक कोर। मतलब दो अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा अपवर्तक कोर कहलाती है। द लाइन जॉइनिंग टू द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। डायग्राम में देखते हैं, देखो 3D के अकॉर्डिंग ये सरफेस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये जो है ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। तो ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे, अपवर्तक कोर बोलेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल सेक्शन या मुख्य परिचय। अपन क्या करें कि ये जो प्लेन बना हुआ है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं? ऐसे इसको कट करते हैं। परपेंडिकुलर जो कट किया गया है, कट करने पर जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर हमें जो सेक्शन दिखाई पड़ेगा उसी सेक्शन को बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। तो अपन अगर इसको सामने से देखें, फ्रंट व्यू देखें इसका, और यहाँ से काटें तो अपन को कैसा शेप दिखाई पड़ेगा? ट्रायंगुलर शेप दिखाई पड़ेगा। जो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगुलर शेप या ये वाला ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा। तो ABC एक ट्रायंगुलर शेप है, FED एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आकृति है। इन्हीं ट्रायंगुलर शेप वाले स्ट्रक्चर को या सेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन या मुख्य परिचय। और इसी का यूज हम आगे करेंगे। जो रिफ्रैक्शन दिखाएंगे प्रिज्म के थ्रू, उसको दिखाने के लिए हमें प्रिंसिपल सेक्शन का उपयोग करना होगा। तो अपन डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है कि जो प्रिज्म का प्लेन होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो सेक्शन काटा गया होता है, सेक्शन कट किया गया होता है, उसी सेक्शन को अभिलंबवत काटे गए परिच्छेद को क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ए और ई, ये एंगल है। ये वाला एंगल हो सकता है, देखिए डायग्राम में, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को अपन क्या कहते हैं? एंगल ए या एंगल ई एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। अगर इसको हम 3D में देखें, देखिए ये सरफेस, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इस एंगल को या इसके पीछे वाली साइड से देखें तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ये अपन ने डायग्राम में दिखा दिया। इन्हीं को अपन रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से ना पूछ करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से दे दिया जाता है। तो उसको अपवर्तक कोण या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहा जा सकता है। और लास्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या? BCDF, ठीक है। अगर हम यहां से देखें, ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली 4 3 5 6, ये नीचे वाला बेस हो गया जिस पर प्रिज्म टिका हुआ होगा, ठीक है। ये वाला सरफेस मान सकते हैं आप, ये प्रिज्म है, और ये जो नीचे वाली सरफेस आएगी, ये वाली, ये जो सरफेस होगी नीचे वाली सरफेस, नीचे वाला जो पृष्ठ बनेगा,
उसी को अपन बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार। तो ये प्रिज्म से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है, जिनसे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह की सरफेस। रिफ्रैक्टिंग एज, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन रिफ्रैक्टिंग एज होगी, अपवर्तक कोण हो गया। और प्रिज्म का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन कट किया जाएगा उसको बोलेंगे मुख्य परिच्छेद, जो ट्रायंगुलर शेप में दिखाई पड़ेगा। और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल प्रिज्म कोण हो जाएगा। और प्रिज्म जिस सरफेस पर या जिस पृष्ठ पर टिका हुआ होगा उसको अपन बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार। तो ये सारी डेफिनेशन है, प्रिज्म की डेफिनेशन आ गई और प्रिज्म से रिलेटेड जो है टर्म्स हमने यूज कर रखी हैं। अब अपन देखेंगे कि कोई भी लाइट जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, प्रिज्म पर आपतित होगी, तो प्रिज्म के थ्रू उस लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अपवर्तन कैसे होगा। देखिए अब हम ये देखेंगे कि लाइट रे किसी प्रिज्म पर जब इंसिडेंट होगी तो उस लाइट रे का प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होगा। तो उसको थोड़ा अपन 3D में सोचते हैं। 3D जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग सोचें तो मैंने कहा कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बीच में कौन सा मीडियम है, डेंसर है, ग्लास मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और इधर एयर है, इधर एयर है। तो एयर है तो रेयर मीडियम है बाहर, और अंदर कौन सा है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो जो भी लाइट रे आ रही है वो इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी। तो जैसे ही सरफेस पर इंसिडेंट होगी वो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, वेरल से सघन में जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस के थ्रू, ये वाली जो सरफेस है इसके थ्रू हुआ, और वो लाइट रे अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद में फिर ये वापस डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो वापस उसका रिफ्रैक्शन होगा, वो लाइट रे बाहर निकल जाएगी। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 2 बार, एक इस सरफेस के थ्रू और एक इस सरफेस के थ्रू। तो हम इस चीज को सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। तो मैंने कहा था सामने से देखने पर जो सेक्शन बनेगा वो कौन सा सेक्शन होगा, प्रिंसिपल सेक्शन होगा। तो अपन जब डायग्राम दिखाएंगे इसके थ्रू रिफ्रैक्शन दिखाना होगा, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन दिखाना होगा, तो हम डायग्राम कौन सा यूज करेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन का डायग्राम जो है यूज करेंगे। प्रिंसिपल सेक्शन ही दिखाएंगे, मुख्य परिच्छेद ही दिखाएंगे। तो मुख्य परिच्छेद दिखाएंगे तो अपन को एक लाइन ये दिखेगी, एक लाइन ये दिखेगी और एक नीचे, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप अपन को दिखाई देगा। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों सरफेस का काम करेंगी। कौन से सरफेस का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। और ये अपना ये जो लाइन होगी ये बेस का काम करेगी, प्रिज्म का आधार कहलाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम डायग्राम में समझते हैं। देखिए ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी AB और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी AC, दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये आधार हो गया BC। अब इस सरफेस पर सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो उसको नाम दे दिया इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण। और यहाँ पर ये सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक नॉर्मल बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया जहां पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये लाइट रे जैसे ही कहां से कहां जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। ये यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो अपवर्तन के जो नियम पड़े, रिफ्रैक्शन के लॉस पड़े, उसके अकॉर्डिंग लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये एंगल I है और ये एंगल R1 है। तो एंगल I तो बड़ा है और एंगल R1 छोटा है, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ऐसे जा रही थी और अंदर की तरफ बेंड हो गई। अब ये नॉर्मल के बेंड होते हुए आगे बढ़ती है और आगे एक ही मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अंदर तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं। वापस कहां से कहां जाएगी, डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, मतलब रेयरर मीडियम में जाएगी। और जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो वापस उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वापस रिफ्रैक्शन होगा तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल जो डाला गया इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट R हो गया। इस पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल डाल रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखा है। तो ये नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्रैक्ट हो गई, तो नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से नीचे आ गई। ठीक है, तो एंगल बना E। ये जो लाइट रे आ रही है इसका कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ। तो जो लाइट रे
बाहर निकल रही है, इसको क्रॉस करके उस लाइट रे को अपन क्या बोलेंगे, इमर्जेंट लाइट रे, निर्गत प्रकाश किरण बोलेंगे। और जो निर्गत प्रकाश किरण है वो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण। ठीक है, तो ये एंगल ई बना, ये एंगल ई इस एंगल R2 से बड़ा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा इस सरफेस के लिए, आपतन कोण का काम करेगा, और ये निर्गत कोण या अपवर्तन कोण कह सकते हैं, ये इससे बड़ा होगा। तो इस तरह से एक लाइट रे दो बार रिफ्लेक्ट होती है, एक बार इस सरफेस के थ्रू और एक बार इस सरफेस के थ्रू। ये एंगल बना लिया अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, आपतन कोण हो गया आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया निर्गत कोण। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंगल है R1 और R2, ठीक है, ये अपन यूज करना चाहें तो आगे यूज करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये एंगल आई जो है ये इंसिडेंस का काम कर रहा है, तो ये एंगल R1 रिफ्रैक्टिंग एंगल का काम करेगा, अपवर्तन कोण का काम करेगा, और ये जो लाइट रे है यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो R2 किसका काम करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा इस सरफेस के लिए, और एंगल ई वो किसकी तरह काम करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण की तरह। तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर R2 आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ई रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। हालांकि इसको R1 और इसको I1 लिखना चाहिए, I2 लिखना चाहिए, I की फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में इसको R2 ही लेके चलते हैं, तो अपन इसको R1 और R2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एक लाइट रे प्रिज्म से जाने के बाद में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और कितनी बार उसका रिफ्रैक्शन होता है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, क्या है देखिए, अगर हम इंसिडेंट लाइट रे को आगे की तरफ प्रोसीड करें, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, मान लो कि मैं कहता कि ये प्रिज्म इस लाइट के रास्ते में ना रखा रहता, तो ये लाइट रे कैसे जाती, एकदम सीधी चलती, लाइट रे कैसे चलती, एकदम सीधी चलती, उसका कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्रिज्म होने के कारण, प्रिज्म रखा होने के कारण क्या हुआ कि ये जो लाइट रे है ये दो बार डेविएट हो गई, एक बार इस सरफेस के थ्रू और एक बार इस सरफेस के थ्रू। तो जब लाइट रे दो बार रिफ्रैक्ट होगी या दो बार डेविएट होगी, तो अपन क्या कर रहे हैं कि कितने एंगल से वो डेविएट हो गई, कितने कोण से वो विचलित हो गई, वो अपन देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए अपन ने क्या किया, जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया, और जो लाइट रे इमर्जेंट हो रही है उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो दोनों लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर इन दोनों लाइट रेज के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको अपन ने डेल के थ्रू शो किया है, एंगल डेल। तो एंगल डेल को क्या नाम दिया गया है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। तो ये एंगल जो डेल बना या डेल्टा बना, इसी को अपन कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, which denotes the deviation of emergent light ray with comparison to incident light ray। मतलब विचलन कोण हमें दर्शाता है निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की तुलना में कितने कोण से या कितने एंगल से विचलित हो गई है, डेविएट हो गई है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ये सारा डायग्राम क्लियर हो गया अपन को। अब अपन को ये देखना है कि क्या एंगल ऑफ डेविएशन किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं आंसर दूं इसका, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, प्रिज्म एंगल जो है उस पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम कौन सा, जो प्रिज्म का मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन तीन क्वांटिटीज पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे मैं जो बता रहा हूं अभी। तो एंगल ऑफ डेविएशन आई पे कैसे डिपेंड करता है उसको अपन को समझना है। एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वो फॉर्मूला अपन को क्लियर कर देगा कि डेल एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है, वो उस फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, आपतन कोण पर विचलन कोण कैसे निर्भर करेगा उसको हमें समझना होगा। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझेंगे, तरीके से समझेंगे। देखिए मैंने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड कर, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को कम ज्यादा करूं, यहीं से इस लाइट रे को उधर मोड़ दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा, और इसको इस तरफ मोड़ दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। तो इसको अगर मैं वेरी कराता हूं, कम करता हूं, ज्यादा करता हूं, तो उससे इसमें चेंज आएगा।
फिर इसमें चेंज आएगा, फिर इसमें चेंज आएगा, उसके वजह से इसमें चेंज आएगा। तो इसका मतलब डेल्ट जो है वो चेंज तो होगा, लेकिन इसके इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये हमें मालूम नहीं है, या इसके डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये हमें मालूम नहीं है। कहने का मतलब मैं इसको अगर घटाता बढ़ाता हूं तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, क्या हम इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चेंज करेंगे, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, फिर ये चेंज होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा वेरिएशन अपन को डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए इस डायग्राम से अपन ये कतई नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। इसलिए अपन को क्या करना होगा, एक प्रैक्टिकल करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं क्या करना होगा, प्रैक्टिकल हमें करना होगा। ये प्रैक्टिकल 12th क्लास के प्रैक्टिकल सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो वहां पर ये करवाया जाता है। अभी अपन उसको थ्योरेटिकली समझते हैं थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकली होने के लिए सामान होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, अपरेटस होना चाहिए, वो अपने पास है नहीं, तो अपन केवल इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि अपन एक प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म को एक व्हाइट चार्ट पर या व्हाइट पेपर पर रख करके और एक लकड़ी के बोर्ड पर रख देंगे, व्हाइट चार्ट को लकड़ी के बोर्ड पर रख देंगे और वहां पर प्रिज्म रखेंगे, ठीक है। और प्रिज्म के एक तरफ अपन क्या करेंगे, आलपिन्स होती हैं, पतली पतली आलपिन्स, 2 या 3 आलपिन्स वहां पर लगा करके उनका इमेज देखेंगे दूसरी साइड से। मतलब कि जैसे आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि ये अपना प्रिज्म है, इसको मैंने एक व्हाइट चार्ट पे रख दिया और इसके एक साइड मैंने यहाँ पर उस लकड़ी के बोर्ड पर आलपिन्स गाड़ दी हैं, आलपिन्स लगा दी यहाँ पर, और उन आलपिन्स को मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। तो जहां से मैं देख रहा हूँ वहां पर इमेज बन रही होगी, तो इमेज कहाँ बन रही है, उसी के रेस्पेक्ट में आपको वापस आलपिन्स लगानी होती हैं, और उन आलपिन्स को ज्वाइन करने पर 2 लाइट रे आपको दिखाई पड़ती हैं, इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट रे। और इन दोनों लाइट रेज के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपन को करना होगा, और इस एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करना होगा। तो मैंने कहा आलपिन्स मैंने एक बार यहाँ लगाई, फिर एक बार यहाँ लगा दी, फिर एक बार यहाँ लगा दी, तो आलपिन्स की पोजीशन चेंज करोगे तो लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है उसकी भी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में वेरिएशन आएगा। तो एक बार अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ले लिया, दूसरी बार 35 ले लिया, फिर 40 ले लिया, फिर 45 ले लिया, फिर 50 लिया, फिर 55 ले लिया। तो इस तरह से अपन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करके एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएंगे। मैंने कहा 30 ले लिया, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, 55, इस तरह से अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके फिर इमेजेस बना रहे हैं, और इमेजेस के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अपन को मिलता जा रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अपन को मिलता जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इस तरह से मिल रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं है, एक्यूरेट रीडिंग तभी आएंगी जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो कि 30 डिग्री पर एंगल जो है वो आया 18 डिग्री, फिर 35 पर आया 15 डिग्री, फिर 40 डिग्री पर आया मान लो कि 10 डिग्री, फिर 45 पर आया फिर 16 डिग्री आ गया मान लो, फिर 50 पर आ गया अपने पास 24 डिग्री, फिर 55 पर आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से जो है वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो वेरिएशन आएगा तो अपन को क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो शुरुआत में तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद में यहाँ पर सबसे कम हो गया, फिर वापस क्या हो रहा है, ये तो इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन ये वापस क्या हो गया, यहाँ पर सबसे कम हो गया, डिक्रीज होते होते यहाँ पे सबसे कम हो गया, और उसके बाद में वापस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपन को इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना होगा, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपन को एक टेबल मिल जाएगी जिसमें एक तरफ आई की वैल्यूज होंगी, दूसरी तरफ एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यूज होंगी, और उन दोनों वैल्यूज को अपन ग्राफ पेपर पर इंडिकेट करते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे वैल्यूज के बेसिस पर, जो वैल्यूज आई हैं उनके आधार पर, रीडिंग्स के आधार पर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अपन एक्स एक्सिस पर लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पे लेंगे एंगल ऑफ
डेविएशन। ये डिपेंडेंट क्वांटिटी और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है उसको अपन x एक्सिस पे लेंगे और डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस पे। तो डेल्टा की वैल्यू y पर और i की वैल्यू x एक्सिस पर, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो देखिए ग्राफ बना करके देखते हैं, उससे अपन को और क्लियर होगा। देखिए बच्चों ग्राफ बनाता हूं मैं। यहां पर मैंने रखा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान रखा, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन को ग्राफ रखकर बनाना है। तो ग्राफ रीडिंग्स के बेसिस पे बनाया गया है, उसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन नहीं है जिसको अप्लाई करते हुए हम ग्राफ बना सकें, ठीक है। अपने पास केवल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही एक जरिया है जिसके थ्रू अपन ग्राफ बना रहे हैं। चलिए तो ग्राफ अपन ने बनाया और ग्राफ कुछ हमें इस तरह से मिला। इस तरह से अपन को एक ग्राफ ऑब्टेन होगा। यहां पर एक ग्राफ अपन को इस तरह से मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकल बेसिस पे ही बनाया गया, प्रायोगिक रीडिंग्स के आधार पर, प्रायोगिक पाठ्यांकों के आधार पर ही बनाया गया है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम हो गया, सबसे कम हो गया। डेल्टा की वैल्यू सबसे कम आ रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। आई तो इंक्रीज होता जा रहा है, आई 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री, इस तरह से आई इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते यहाँ पे सबसे कम हो गया, सबसे मिनिमम हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वापस आई की वैल्यू इंक्रीज होती गई, इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, लेकिन डेल्टा की वैल्यू वापस क्या हो रही है, पहले तो डिक्रीज हुई, फिर मिनिमम हो गई, फिर वापस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले डिक्रीज हुआ, फिर मिनिमम हो गया, फिर वापस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल रीडिंग्स के बेसिस पे बनाया गया ग्राफ है। अच्छा, अब इसको ग्राफ को थोड़ा और इंटरनली समझते हैं। देखिए क्या, देखिए इस पॉइंट पर जहां पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आ रही है वहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ पर आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू सबसे कम आएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं डेल्टा की मिनिमम वैल्यू के अलावा डेल्टा की अदर वैल्यूज कंसिडर करता हूं, जैसे एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू कंसिडर करी, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा है, फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल हो सकता है, 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल अपन ने कंसिडर किया। और यहां से मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां से मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेल्टा की एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के लिए अपन को आई की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, दो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। ये I1 है और ये I2 है। डेल्टा की वैल्यू तो सिंगल ही है 40 डिग्री, लेकिन आई की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज आ रही हैं। कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। मतलब ये मान लो 20 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है। अब ऐसा क्यों हुआ, डेल्टा की वैल्यू तो सिंगल थी, लेकिन सिंगल वैल्यू की सिंगल डेल्टा के लिए अपन को एंगल ऑफ इंसिडेंस दो क्यों मिल रहे हैं, ये बात पूछी जाती है एग्जाम में। तो अपन को इसका रीजन मालूम होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, देखिए सुनिए, गौर करिए। ये जो लाइट रे आ रही है, कौन सी, इमर्जेंट लाइट रे, इसके परपेंडिकुलर मैं क्या करता हूं, एक प्लेन मिरर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, एक प्लेन मिरर। ये जो लाइट रे आ रही है, इमर्ज हो रही है, उसके परपेंडिकुलर मैंने क्या लगा दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया।
तो प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा। अपन ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पथ का पुनः अनुसरण करती है। ये हम पढ़ चुके हैं। और इस प्रिंसिपल को एक नाम दिया गया था जिसको कहा गया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो यही आपको लगाना है यहाँ पर कि ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, अभिलंबवत रूप से आपतित हो रही है इस दर्पण पर, जैसे टकराई, टकराने के बाद में अब परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर के अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करेगी इट मींस अब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इधर चली जाएगी, ठीक है। रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगी, नॉर्मल ये हो गया, इसकी तरफ बेंड हो गई, और फिर वापस डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आई और जैसे ही दूसरे मीडियम में गई नॉर्मल से अवे हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी वही लाइट रे अब वापस क्या हो रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है, उसी पथ का अनुसरण कर रही है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जिसमें प्रकाश किरण अपने पथ का अनुसरण करती है, लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी अब वो इमर्ज हो रही है, निर्गत हो रही है, और जो लाइट रे पहले इमर्ज हो रही थी अब वो लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे का काम कर रही है। तो ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लागू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत क्यों लगाया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्यों लगाया। तो इसी बात में इस चीज का आंसर छुपा हुआ है कि मैंने कहा कि डेल्टा की सिंगल वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यूज आ रही हैं, उसका रीजन क्या है, वही रीजन मैं बता रहा हूं और उसी रीजन के लिए मैंने आपको ये बात समझाई है। अब देखो क्या है आंसर, देखो क्या है। देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो एंगल आई ये एक बार तो किसका काम कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब ये लाइट रे वापस रिट्रेस होकर के लौट रही है तो यही लाइट रे अब किसका काम कर रही है, इमर्जेंट लाइट रे का। और इमर्जेंट लाइट रे का काम कर रही है तो इमर्जेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ में एंगल कौन सा बना लेगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो दूसरी बार एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। जो आई पहले इंसिडेंस का काम कर रहा था अब वो इमर्जेंस का काम करेगा। मतलब आई की कितनी वैल्यूज आ गई, एक आई और एक ई, ठीक है। ई जो है ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ई कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। लेकिन जब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है लाइट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, ई तो हो जाएगा पहले दूसरी बार में जब अपने पाथ को वो रिट्रेस कर रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बार आई था, दूसरी बार कितना हुआ, ई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दो वैल्यूज हैं आई की। एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना और दूसरी बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना। उसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज आ गई, एक आई और एक ई। तो जब एंगल लाइट रे इंसिडेंस हो रही है और इमर्ज हो रही है तो हम इसको और इसको बढ़ाते हैं और इंटरसेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है। और जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इमर्ज हो रही है ये वाली, तो इसको हमने आगे बढ़ाया, इसको हमने पीछे बढ़ाया, तभी तो एंगल ये बनेगा। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू ई से चेंज होने पर या ई की आई से चेंज होने पर क्या एंगल ऑफ डेविएशन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी बार यूज किया गया, दो बार, एक बार आई एक बार ई। दोनों बार डेल्टा की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम एंगल आई लें चाहे एंगल ई लें,
डेल्टा की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई की दो वैल्यूज आएंगी, एक आई और एक ई। मतलब I1 अगर आई है तो I2 कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर इसको मैं ई लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा की सिंगल वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, फर्स्ट आई और सेकंड ई, ठीक है। लेकिन जब हम डेल्टा मिनिमम की बात करें, डेल्टा मिनिमम की बात करें तो वहां तो डेल्टा मिनिमम के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है। तो वो सिंगल वैल्यू कैसे पॉसिबल है, तो देखो यहां पर मैं पहुंचता हूं तो ये आई क्या होगा, बढ़ेगा, और ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आई इंक्रीज होते होते और ई डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर जहां पर डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आ रही है, जहां पर डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आ रही है वहां पर आई की वैल्यू और ई की वैल्यू इक्वल रहेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या निकल करके आया, देखो बच्चों, फॉर डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, आई और ई इक्वल होंगे, ठीक है। अब जहां पे आई और ई इक्वल होंगे वहां पे R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। जहां पे आई और ई इक्वल होंगे वहां पे R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, देखिए बच्चों, देखो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं फर्स्ट सरफेस के लिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर ए बी सरफेस, ठीक है, इसके लिए अगर मैं लगाता हूं स्नेल्स लॉ तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, साइन आई डिवाइड बाय साइन R1, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, और लाइट रे फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है तो 1/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सेकंड सरफेस के लिए लगाओ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस, कौन सी सरफेस, एसी सरफेस, इसके लिए लगाओ तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, साइन R2 डिवाइड बाय साइन ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E हो गया, ठीक है। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। अब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो क्या लिखोगे बाद में, 2μ1। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन बन गई अपने पास में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा दो तो साइन आई डिवाइड बाय साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R2 डिवाइड बाय साइन E, ठीक है। LHS से मल्टीप्लाई हो गया, RHS से हो जाएगा 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1, ठीक है। अब देखिए जहां पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है वहां पर आई और ई क्या है, इक्वल है। तो आई और ई इक्वल है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए तो अपने पास रेशियो क्या बनेगा, साइन R2 डिवाइड बाय साइन R1, ये बचेगा। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं जहां पे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अपवर्तन पढ़ा था कि 1μ2 और 2μ1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आता है, तो ये 1 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब क्या बचा, साइन R2, इसको उधर भेज दो, इक्वल टू साइन R1, तो साइन R2 साइन R1 के इक्वल हो गया। दैट मींस क्या हुआ कि एंगल R2 और एंगल R1 इक्वल हो गए, एंगल R2 और एंगल R1 इक्वल हो गए, ठीक है। और I और E तो इक्वल थे ही और R1 और R2 भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू के लिए दो पॉइंट निकल करके आए, दो ऑब्जर्वेशन आए और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट वन, आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो जाएंगे और जहां पे आई और ई बराबर होंगे वहां R1 और R2 भी इक्वल होंगे, R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। तो बात समझ में आई।
और जहां पे ये R1 R2 बराबर हो गए, आई और ई बराबर हो गए, तो ये जो लाइट रे है जो प्रिज्म के अंदर से जा रही है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? बेस के। मतलब कि ये जो लाइट रे है ये ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस तरह से चली सीधी, तो ये जो बेस है उसके एकदम पैरेलल हो गई और पैरेलल होकर के बाहर निकल गई। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि पैरेलल हो गई? कि ये और ये एंगल बराबर हो गया, ये वाला और एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने बताया। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, फिर मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस डेंसर से रेयर में गई तो लाइट रे वापस से रिफ्लेक्ट हुई, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ और 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने लाइट रे को इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ाया और लाइट रे जो इमर्ज हो रही है उसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो दोनों के बीच में एंगल बना एंगल ऑफ डेल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। और कैसे डिपेंड करता है उसके लिए प्रैक्टिकली अपन ने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को अपन ने यहाँ पर शो कर रखा है। और ये ग्राफ अपन को कहता है कि जब जब आई की वैल्यू इंक्रीज होती है तब तब पहले तो डेल्टा डिक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर आई के लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और उसके बाद में आई कंटिन्यूस इंक्रीज होगा तो डेल्टा भी इंक्रीज होता जाएगा। और जहां पर डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आएगी वहां पे आई और ई बराबर होंगे, और जहां आई और ई बराबर होंगे वहां R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। और डेल्टा की एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के लिए आई की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, वन ऑफ वन आई और सेकंड वन ई। तो ये सारा अपन को समझ में आया क्या कि जो लाइट रे है वो किसी प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे अपवर्तित होती है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया है वो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बार अपने घर पे थोड़ा रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझें और पढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। अगले क्लास में अपन प्रिज्म से रिलेटेड प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो प्रिज्म के एंगल पे और डिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।